क्या आपका कोई जानने वाला या आपका अजीज या आप बवासीर की बीमारी में मुब्तला हैं? और अगर आप शर्मो शर्मी इसकी डॉक्टर से बात नहीं करते या इस बीमारी को छुपाते हैं, तो जानिए इसकी एहतियाती तदाबीर, इसका इलाज, इसका सदवा, इसका होम्योपैथिक इलाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो इन्वान है वो है पाइल्स, बवासीर, खूनी और बादी। बवासीर दो किस्म की होती है, एक खूनी बवासीर होती है, एक बादी बवासीर होती है। ज़्यादा ख़तरनाक बादी बवासीर होती है, जो कि बहुत तकलीफ़ याफ्ता होती है, तकलीफ़दह होती है, जबकि नुकसानदेह जो सबसे ज़्यादा है वो खूनी बवासीर है, क्योंकि जब अगर वो बढ़ जाए तो उससे खून का अखराज जब ज़्यादा होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ, अनीमिया की शिकायत भी पैदा हो सकती है। खून बवासीर, खून का मुसलसल दबाव, जब रगों पे, नालियों पे जब खून का मुसलसल दबाव बढ़ता रहता है तो उस वजह से नालियाँ जब सिकुड़ती हैं तो उसमें दबाव बढ़ने की वजह से उनमें खून का निकलना या खून का बाहर आना, ये शरेयानों का तंग होना या सिकुड़ाव का बहुत ज़्यादा हो जाना इसका बायस बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि फीमेल औरतें जो हैं वो अगर ऊंची हील वाली एड़ी पहन के, ऊंची हील वाली एड़ी की चप्पल पहन के या जूता पहन के अगर वो चलती है तो उसकी पिंडलियों या उसके प्रॉब्लम आती है कि उसकी खिंचाव तनाव बढ़ जाता है, उसको वेरिकोसिस होने के चांसेस, उसकी नगों में चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा होता है, जब टांगों पे वजन बहुत ज़्यादा होता है तब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम पाइल्स की, बवासीर की। अब बवासीर की मतलब जब बात कर रहे हैं तो बवासीर का मैं बताता चलूँगी कि वही अलामात इसमें पाई जाती हैं कि नालियों का ऊपर बोझ बढ़ जाता है, सुकराव, उस पर जो नालियाँ वेद इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं कि उन पर जब प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो फिर खून जो है वो रिसना शुरू हो जाता है। बहाना करते वक्त जब हाजत होती है, वाशरूम में जब बंदा बैठता है फ्लैश पे, तो उसको ये प्रॉब्लम आती है कि हवा के साथ भी उसका ब्लड जो है वो खारिज हो जाता है। पहले ब्लड निकलता है, बाद में उसका स्टूल पास होता है। अब ऐसी कंडीशन जो है वो जब पैदा होती है तो इंसान के, मरीज़ के सर में आधे सर में या उसके हल्के सर में, उसके पूरे सर में हल्की हल्की दर्द जो है ना वो चलती रहती है। बिल्कुल हल्की हल्की सर दर्द वो उसकी रहती है, पेट में दर्द रहता है। उसके लिए उठना, बैठना, चलना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मौके की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। वो रगें इतनी पतली हो जाती हैं कि उनमें से बैठे हुए भी ना कपड़े जो है ना वो जान तक के गंदे हो जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग के दाग लगने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर पानी की पोटलियाँ, थैलियाँ, मगज के बहाने के साथ ना वहाँ पे पोटलियाँ बन जाती हैं, थैलियाँ बन जाती हैं। वो थैलियाँ फिर इस कदर हल्की सी जब भी प्रेस होती हैं, बैठना पड़ता है, तो फिर वो प्रेस होती हैं, जब प्रेस होती है तो जब दबाई जाती हैं तो फिर उसमें से खून निकलता है। अब बात बात ऐसा होता है कि वो जब मोके बन जाते हैं तो वो मोके जब आप मोशन, हाँ, उसको हाजत होती है, मरीज जब जाता है, जाके वॉशरूम में जब उसको हाजत होती है तो वो बैठता है, हाजत जब उस पर दबाव बढ़ता है तो जब करता है तो मोके जो है ना वो बाहर आ जाते हैं। फिर उसको हाथों की उंगलियों के साथ वो मोके अंदर करने पड़ते हैं। वो गुच्छे की तरह भी हो सकती हैं, वो फूल गोभी के दानों की तरह भी हो सकती हैं, वो नुकीले भी हो सकते हैं, वो पानी की थैलियाँ भी हो सकती हैं। यानी कि इतनी शिद्दत, इस तरह के कंडीशन पैदा हो जाती है कि वो उसको जो है ना वो उसकी जो हालत है उसको जो है मुक्के जो है वो इस कदर बाहर आ जाते हैं तो उनको फिर उसमें दर्द इस शिद्दत की होती है, नोयत, कि वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि हाथ लगाने से भी, छूने से भी ना उनको दर्द होती है। वो बड़ी मुश्किल से फिर उसको जितना वो कर सकता है उसको कवर करके रोक के, तो फिर उसको अंदर करके, तो फिर उसका वो मोशन और हाजत वो करता है। करने के बाद वो जब फिर उसको अच्छी तरह धो के वॉश फ्रेश होके जब बाहर निकलता है तो फिर वो इस कदर उसके लिए चलना और उठ के खड़े होना कितना तकलीफदेह है, ये तो बंदा वही बता सकता है जो इस बीमारी में मुब्तला है, जो इस कंडीशन से गुजर रहा है। अब बादी बवासीर क्या होती है? अब बादी बवासीर में भी ये होता है कि उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन उसमें मौके, उसमें वो जो गांठें जो बन जाती हैं, जो उसमें जो मौके होते हैं वो इस कदर जलन पैदा करते हैं, इस कदर
एहसासियत उनमें होती है कि वो जैसे ही अगर दबाए जाएंगे, सुफरा की ज़्यादती उसमें जब आ जाए, जब वो दबाए जाते हैं, प्रेस होते हैं, तो वो इस कदर जैसे शहद की मक्खी ने डंक काटा हो, इस कदर शिद्दत से वो दर्द करते हैं, इस कदर पेन करते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी मतवरम होने पे, उनकी सूजन पे, उसकी स्वेलिंग पे, वो छोटे हैं, बड़े हैं, या किस कदर हैं। उन पे स्वेलिंग हो जाती है, उनमें शिद्दत की जलन पाई जाती है, यहाँ तक कि मरीज बात वहीं पे है कि बैठना दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी फेस्चुला के नाम पे, फेस्चुला के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें फेस्चुला में भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसमें सुराख हो जाता है, उसमें एक सुरंग नमा दाना वो बन जाता है, खुराक इतना बन जाता है कि पाइप ऐसे उसमें से फिर रेशा रिश्ता रहता है। तो इसी तरह बादी बवासीर में जब मौके बनते हैं तो मौके अंदर की तरफ होते हैं, तो वो जब प्रेस होते हैं या उठना बैठना या वहाँ से बहाना जब गुजर के आता है, जब स्टूल पास होता है, तो वो दर्द करते हैं। उनमें उनसे ब्लीडिंग तो नहीं होती, लेकिन वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इंसान उसकी दर्द जो है वो नकाब अपनी ज़बानी जो है ना, वो ही बयान कर सकता है जो इस मर्ज़ में मुब्तला है। बवासीर की हालत का इन्हिसार उसकी वरम की कैफियत पर लगाया जा सकता है। बादी मौके हैं या फिर खूनी मौके हैं, उनका एहसास, उनकी उनका जो तकलीफ़ है वो उनके ऊपर ही इन्हिसार होता है कि आया उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो कितनी ब्लीडिंग है, तो वो कितनी है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ये होता है कि फिर इंसान का खून की कमी जो है उसमें वाक़या हो जाती है। अब चुभन भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और खुजली भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमाकत के इर्द-गिर्द जो है ना, वो पखाने वाली जगह के इर्द-गिर्द उसे बहुत ज़्यादा खुजली, जलन और ख़ारिश इतनी शिद्दत की होती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो अगर फ्रेश नहीं हुआ, वो बहाना मुकम्मल उसका निकला ही नहीं, स्टूल उसका मुकम्मल पास नहीं हुआ, ऐसे लगता है ऐसे जैसे कोई अंदर चीज़ फंसी हुई है, तो उसको निकालने के लिए वो ज़ोर लगाता रहता है, वो कुछ ना कुछ वहाँ बैठा रहता है। ज़्यादा देर बैठने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अब ये बीमारी होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, इसका मैं कुछ थोड़ा-सा बताता चलूँ आपको। बवासीर की सबसे बड़ी वजह जो है मुज़म्मन कब्ज़, यानी कि कह लें कि उसको हल्की-हल्की उसको कब्ज़ की शिकायत रहती है। पेट फूला रहता है, फुल के हाजत नहीं होती। अब ऐसी सिचुएशन में वो मरीज़, या तो उस बंदे की लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है कि वो ज़्यादातर बैठा रहता है, खाता-पीता और सिर्फ़ बैठने वाला काम है उसका। एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बैठे रहना, एक बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना। अगर कब्ज़ है तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से भी ये कंडीशन पैदा हो जाती है। नालें ना, जो उसकी रगें जो हैं वो नरम हो जाती हैं, इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि हल्का-सा भी उनका प्रेशर पड़ता है ना, तो वो खून उनमें से रिसना शुरू हो जाता है। आपस में वरीदें जो है ना, वो इतनी की रगड़ खाती नहीं शुरू हो जाती हैं, और ये कंडीशन प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाती है। हमल के दौरान भी एक जगह ज़्यादा देर बैठे रहना, या दबाव बढ़ता ना, या नीचे की तरफ वो ज़्यादा जब दबाव पड़ता है तो रगें जो है ना वो नरम हो जाती हैं और उनमें से ब्लीडिंग के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए तो अक्सर अक्सर मरीज़ों को, बहुत ज़्यादा बल्कि काफ़ी मरीज़ों को ये शिकायत हो जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको बवासीर की प्रॉब्लम आ जाती है। शुगर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके साथ-साथ जो जिगर का मरीज़ होता है ना, जिगर के मरीज़ को भी ये अलामत ज़्यादा आ जाती हैं। डायबिटिक पेशेंट को भी ये अलामत आती हैं, उसमें भी बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? एहतियाती तदाबीर सबसे पहले तो, इसकी जो अलामत जो सामने आती हैं वो आती हैं, एक तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, शिद्दत की दर्द, चुभन इस हद तक के नाकाबिले बर्दाश्त, जैसे शहद की मक्खी ने डंक मारे हों। सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है। वक़्त से कह लें कि वो उसका रेक्टम का बाहर निकल आना, उसको हाथ से प्रेस करना, ये कंडीशन पाई जाती है। उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, बाद में तो चलना भी मुश्किल होता है, लेटना बड़ा मुश्किल होता है। कंडी में शरीर जो भी है ना, नीचे कुशन रख के या ऐसी कोई नरम चीज़ या कपड़ा रख के फिर बैठता है, और मखसूस जगह से मसों से अगर बादी खूनी बवासीर है तो खून जो है ना वो रिश्ता रहता है, अक्सर प्रेस होने से या दबाने से या उठने बैठने से उसको इतनी तकलीफ होती है कि उसको वो ब्लीडिंग जो है ना वो हो जाती है, और बाद में कपड़ों पे दाग भी लग जाता है और कपड़े भी उसके गंदे होते रहते हैं, वो ब्लीडिंग का निशान होता है। ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? अब घर में सबसे पहले तो आपको पानी का बाथ, टब बाथ जिसको कहते हैं, वो लेना चाहिए। 10 से 15 से 20 मिनट नीम गर्म पानी, उसमें पानी के उसमें बैठना चाहिए, पायोडीन डालने, कैलेंडुला, होम्योपैथी में कैलेंडुला सोल्यूशन आता है, वो इस्तेमाल करें। मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करें, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें। पानी का जो है वो 8 से 10 से 12 गिलास पानी का इस्तेमाल करें।
सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुर्ग मुसल्लम या ऐसी कोई चीज़ें या तेज़ मिर्च मसाले वाली जो अशिया हैं उनसे परहेज़ करें, फाइबर वाली अशिया इस्तेमाल करें। मज़ीद इसमें एक अंजीर बवासीर के लिए बहुत अच्छी है, 2 से 3 दाने जो है ना वो आप बवासीर के लिए अंजीर इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये एक कुदरती तरीका इलाज है। ये अल्लाह ताला का एक बेहतरीन अनमोल तोहफ़ा है जो आपके उसमें काफ़ी कारआमद है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बवासीर को जो है ना वो, क्योंकि वो देता है मोकों को और शरेयानों को मजबूत करता है। उससे बवासीर के चांसेस जो हैं वो होने के कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग कम होती है उससे। तंदुरुस्ती एक हज़ार नेमत है। कोई शख्स ऐसा नहीं चाहता कि कोई मुझे ऐसी बीमारी लगे या मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मैं अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह किया करें। और क्या कहते हैं उसका, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो के इख्तिताम से पहले मैं आपको कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन बताना चाहूँगा। अब होम्योपैथी जो है वो अलामात का मजमूआ इकट्ठा करती है, अलामात के ऊपर दवाई जो है वो मुंतखब करती है, अलामात को देखते हुए दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। एक मुस्तनद डॉक्टर जो है वो मेडिसिन को मरीज़ की कंडीशन के ऊपर उसकी अलामात को देखते हुए मेडिसिन उसको देता है। उसकी पोटेंसी जो है वो बताता है, दिन में आया कितनी दफ़ा लेनी है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। ये एक नॉलेज बेहतर बता सकता है। होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स जो है वो आपको बेहतर गाइड करता है। होम्योपैथी ये समझती है कि इसका प्रॉपर अगर मुकम्मल इसकी अलामत अगर को समझ लिया जाए तो इसको बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इंसान को अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। मुर्गन मुसल्लम या ऐसा कह लें कि एक ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा बैठ के काम करने का आदी है, मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने का आदी है, ऐसे मुसल्ले को उसके लिए नक्स वमीका एक ऐसी मेडिसिन है जो इस बीमारी को बहुत खूबसूरती के साथ इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है। इस बीमारी को इस काबिल यानी कि इतना कर यहाँ तक कर देती है कि मरीज़ को बिल्कुल पता भी नहीं लगता कि आया उसका स्टूल पास भी हो गया। इतना नरम और बिल्कुल मुलायम की तरह, जैसे रेशे की तरह उसका मुहाना जो है ना वो निकाल देती है। इसके साथ साथ सल्फ़र है, लाइकोपोडियम है, हेमामाइलिस है, कैलकेरिया कार्ब है, एस्क्यूलस हिप है। एस्क्यूलस हिप एक ऐसी मेडिसिन है जो शदीद खाने वाली जगह पर खुश्की, चुभन, टीस उठना उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद एलो एक मेडिसिन उसमें इस्तेमाल होती है। अब मैंने आपको इतनी मेडिसिन बताई हैं। अब मेडिसिन इस्तेमाल करने का बताने का मकसद ये नहीं है कि आप उससे मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। ये एक आपको बताया जाता है कि होम्योपैथी हर अलामात के ऊपर, हर मजाज के ऊपर, हर मरीज़ के लिए अलग-अलग मेडिसिन इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद इतनी मेडिसिन हैं, इतनी यानी कि वो अलामत का वो इतना कह लेंगे उसके पास इतना शऊर है कि वो अलामत हर मरीज़ के ऊपर अलामत जो है ना वो उसको देखते हुए अलग-अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है, ना कि एक ही मेडिसिन जो है वो उसको प्रिस्क्राइब कर दे। हर मरीज़ को एक ही मेडिसिन नहीं दी जाती। हर मरीज़ का मिजाज, उसका रहन-सहन, उसका खाना-पीना, उसका लाइफ़स्टाइल जो है वो अलग है। इसलिए हर मरीज़ का अलामत जो है वो डिफरेंट होती हैं। हर मरीज़ की दर्द जो है वो अलग होती है। उसके मुताबिक उसकी दवाई जो है वो उसको तशख़ीस की जाती है। होम्योपैथी में जब पोटेंसी बताई जाती है तो वो उस पोटेंसी की फिर तरीकाकार भी बताया जाता है कि आया आपने ये दवाई कैसे ली है। अब इस मेडिसिन को, होम्योपैथी तरीका को, जो एक नेचुरल तरीकाकार है, इसको इस्तेमाल करते हुए उसके मुताबिक जब जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, जो आपको बताता है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर अपनी बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को उन लोगों के दोस्तों के साथ, उन अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर कीजिए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, जो अब काफ़ी अपना इलाज करवा चुके हैं, कि जो अभी तक इस बीमारी के से शफा याब नहीं हो सके। आपने मार्केट में सुना होगा कि अक्सर आपको फ़ी सबीलिल्लाह मेडिसिन मिलने के बवासीर का फ्री इलाज, फ़ी सबीलिल्लाह बहुत सारी एड्स मिलती हैं, बहुत सारे टोटके मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीकाकार मिलते हैं जो इंसान खुद ब खुद से करना शुरू कर देता है। जबकि ऐसा हल नहीं है। वो बीमारी आपको दोबारा फिर आ घेर लेती है, दोबारा पकड़ लेती है। इसलिए बिला वजह टोटके इस्तेमाल करना या घर में घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करना या ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करना, या आप इनको कहते हैं कि बाज़ार से फ़ीस बिल्ला जो मेडिसिन मिल जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है वो चीज़।
ये सारी बेशक अल्लाह ताला ने उनको कुछ इल्म उनके पास होगा, हर चीज़ दी उनको मिली होगी, किसी ने कोई शफा बख्श उनके पास कोई ऐसा नुस्खा या ऐसा कुछ है उनके पास, लेकिन हर मरीज़ के लिए एक ही नुस्खा नहीं होता। इस बात को ज़रा समझिए। मैं असल में जो बात करना चाह रहा था कि हर मरीज़ के लिए एक ही नुस्खा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर मरीज़ की अलामत, उसका मिज़ाज, उसका रहन-सहन अलहदा होता है। लिहाज़ा इन बातों से या इन चीज़ों से गुरेज़ करें और उनका जो टोटके हैं वो इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। क्योंकि ये एक बीमारी एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका आप सद्देबाब नहीं करते, आप अगर इसको इग्नोर करते हैं या इसको लम्बा ले जाते हैं या शर्माते हुए या झिझकते हुए हेजिटेशन फ़ील करते हैं, डॉक्टर से बात नहीं करते, अपने मुआलिज के पास नहीं जाते, तो ये बीमारी जब तूल पकड़ती है तो फिर ये बीमारी आपको ऑपरेशन तक भी लेके जा सकती है। यहाँ तक कि आपको ये मसले जो हैं वो कटवाने पड़ते हैं। खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, वो आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है। फिर ऑपरेट जब करवाना है तो फिर वो ऑपरेट एक बंदा वही जान सकता है जो इसके जो नुकसानात हैं या इसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। ज़ाहिर बात है, फिर आप वहाँ पे तो आपकी वो कोई नहीं रह जाती, आपकी वो कोई पर्दा आपका नहीं रह गया, कोई चीज़ नहीं उसमें रह गई। फिर तो वो आपका ज़ाहिर बात है मुकम्मल मुआयना करेंगे या फिर उसकी वो एक स्कैनिंग होती है, वो स्कैनिंग करके फिर उसके बाद वो उसको हिस्से को उतने ही हिस्से को आपके बखाने वाली जगह को वो रेक्टम को वो सुन करके उसमें फिर वो ऑपरेट करते हैं लेज़र के ज़रिए, वो उसकी कटिंग करते हैं, वो मौके जो हैं वो काट देते हैं। ये एक छल्ला होता है, वो उन मौकों के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। उससे ये होता है कि उनको फिर वो ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँचती, तो फिर वो आहिस्ता-सा वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए भी टाइम लगता है। फिर ऑपरेशन करवाने के बाद भी हिफाज़ती तदाबीर हैं, उसमें भी फिर आपको काफ़ी दिन तक जो है परहेज़ करनी पड़ती है, उल्टा लेटना पड़ता है और बहुत सारी जो इसके अलावा हिफाज़ती तदाबीर करनी पड़ती हैं, मेडिकेशन लेनी पड़ती है। जो मेडिकेशन है वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने के साथ-साथ इंजेक्शंस, ड्रिप्स वो लगती रहती हैं। खाना-पीना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और बहुत चलना-फिरना भी बड़ा मुश्किल है। मो मो यहाँ तक कि फिर 8-8 दिन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहती है। ये जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि मरीज़ हमने बवासीर का मौके ऑपरेट करवाए थे, लेकिन उसके बाद हमें 2 साल बाद दोबारा हो गए। तो इसलिए आप इस बीमारी को या इस कंडीशन को बिल्कुल क्या कहते हैं उसको ईज़ी ना लें, इसको बिल्कुल ही इग्नोर मत करें और बाकायदा अपना यही मेरी तरफ से तो यही कहा जाएगा कि वो सब होम्योपैथी डॉक्टर वालों की तरफ से यही कि आप इसको नेचुरल तरीके को अपनाएँ और होम्योपैथी इस बीमारी को बख़ूबी जड़ से ख़त्म करने का रखती है, उसमें शऊर है, उसमें वो इसको इसका ख़ात्मा कर सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो अपनी कमेंट से कीमती राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। मेरे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया हुआ तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस कीजिए मेरी आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।